हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज 29 अप्रैल है और मॉर्निंग 29 अप्रैल का मॉर्निंग है। तो इसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और उसका बेसिक पार्ट भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट हैड आस्क्ड द गवर्नमेंट टू ग्रांट सिटीजनशिप टू दिस पीपल। इसमें चार स्टेटमेंट है और चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन के बारे में ये तीनों स्टेटमेंट कहा जा रहा है। आप इन तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें और इनमें से देखें कि कौन से ऑप्शन के साथ ये फिट बैठ रहा है। तो इसमें पहला है कि ये प्रीडोमिनेंटली बुद्धिस्ट है। जो भी नीचे चार कम्युनिटी की बात की गई, मीटी पीपल के बारे में, नागा पीपल के बारे में, हाजोंग पीपल के बारे में और चकमा पीपल के बारे में, उसके बारे में कहा गया है कि ये प्रीडोमिनेंटली बुद्धिस्ट है। उसके बाद कहा गया कि ये सेटल है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में। तो अगर एक छोटा सा आउटलाइन मैप देखें तो ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, यहाँ मेघालय हो गया, ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है। तो इसमें कहा गया कि ये मेनली सेटल है इसमें। यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे भूटान है और इसके ऊपर हो गया चाइना, इधर हो गया म्यांमार, इतना। और ये इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट। तो ये कहा गया कि ये इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में सेटल है। उसके बाद क्या कहा गया कि क्या कहा गया है कि दे फ्लेड फ्रॉम ईस्टर्न पाकिस्तान। आपको पता है कि पाकिस्तान जब इंडिपेंडेंट के टाइम में एक नेशन था, बट उसका दो पार्ट था। एक वेस्टर्न पाकिस्तान जो अभी का पाकिस्तान है और ईस्टर्न पाकिस्तान जो अभी का बांग्लादेश है। तो ये ईस्टर्न पाकिस्तान। तो 1960 के आसपास में ये लोग भाग के नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में सेटल हो गए। नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में सेटल हो गए। तो इसके बारे में कहा गया है और ये कहा गया कि ये प्रीडोमिनेंटली बुद्धिस्ट है। तो एक चीज़ देखिए, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है यानी मीटी, तो मीटी मणिपुर का इंडिजिनस पीपल है। वो यहाँ का वहाँ का परमानेंटली इंडिजिनस है, मणिपुर का। याद रखें, अगर किसी एग्जाम में पूछा जाए कि मीटी पीपल कहाँ का है तो वो मणिपुर का है। नागा पीपल के बारे में पता है कि वो ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट का इंडिजिनस पीपल है। उसके साथ साथ ये म्यांमार में भी है, म्यांमार में भी है। और नॉर्थ ईस्ट के लगभग सारे स्टेट में कुछ ना कुछ पॉपुलेशन में ये है ही। हाजोंग पीपल ये बुद्धिस्ट नहीं है, ये मेनली हिंदू पीपल है। सारे हिंदू नहीं है लेकिन हिंदू पीपल प्रीडोमिनेंटली है। तो ये एलिमिनेट और ये एलिमिनेट, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा चकमा पीपल। ये प्रीडोमिनेंटली बुद्धिस्ट है, सारे बुद्धिस्ट नहीं है। ये भी याद रखने वाली बात है कि सारे चकमा पीपल बुद्धिस्ट नहीं है। ये प्रीडोमिनेंटली बुद्धिस्ट है। ये नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में सेटल हो गए हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सारे जगहों पे ये सेटल हो गए हैं, असम। उसके बाद ये ईस्टर्न पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से भाग करके ये नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में सेटल हो गए थे। तो इसका सही उत्तर डी है यानी चकमा। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है कि विथ रेफरेंस टू अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन है बिफोर द अपॉइंटमेंट, यानी अपॉइंटमेंट से पहले एज ए प्राइम मिनिस्टर ही मस्ट प्रूव हिज मेजोरिटी इन द लोकसभा। सेकेंड है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ही मस्ट बी मेंबर ऑफ द अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसमें ऑप्शन है ओनली वन, ओनली टू, बोथ, नन। तो पहला ऑप्शन देखते हैं पहले। तो बिफोर हिज अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर मस्ट प्रूव हिज मेजोरिटी, ऐसा नहीं है। पहले उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है, बाद में उसको मेजोरिटी प्रूव करने के लिए बोला जाता है। मेजोरिटी बाद में प्रूव करना होता है। तो यानी पहला स्टेटमेंट गलत है। तो एक एलिमिनेट है तो सी भी एलिमिनेट है क्योंकि बहुत है उसमें। सेकेंड है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटेड ही मस्ट मेंबर ऑफ द अदर हाउस ऑफ द लोकसभा या राज्यसभा। तो ऐसा भी नहीं है, ये कोई भी अदर मेंबर भी हो सकते हैं। बाद में उसको 6 महीने के अंदर उसको लोकसभा, राज्यसभा या नॉमिनेटेड मेंबर होना चाहिए। तो वो इसका सही उत्तर है डी। उसके बाद अगला देखते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने किस दो अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अपना दुश्मन घोषित कर लिया, यानी उसको अपना एनिमी मानने लगा है। तो इसमें पहला ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक और यूनेस्को, सेकंड है ब्रिक्स और एससीओ, थर्ड है आईएमएफ एंड एफएटीएफ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बता दें कि हाल फिलहाल में जैसे पता है कि पाकिस्तान टेररिज्म को प्रमोट करता है। इंडिया उस पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे हुआ है।
इसके बाद काफ़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, फंड नहीं देता है। तो उसमें से आप देख लीजिए कि जो सी ऑप्शन है, आईएमएफ, आईएमएफ कंट्री को फंड देता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में इंडिया को भी मिला था। ऐसे करके ये बहुत सारे कंट्री को फंड देता है और उस पर कुछ टर्म एंड कंडीशन पे देता है ये। और एफएटीएफ, जैसा कि अभी हमने बताया कि वो टेररिज्म को प्रमोट करता है, तो एफएटीएफ जो एक बॉडी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो उस वहाँ पे जो टेररिज्म प्रमोट होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे टेरर फाइनेंसिंग के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन पे वो बैन लगाया हुआ है। यानी उसको, पाकिस्तान को इस वजह से जो फाइनेंसिंग करता है तो उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, ग्रे लिस्ट में। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान अब अपना दुश्मन मानने लगा, आईएमएफ और एफएटीएफ, ये याद रखिए। और इसमें जो एफएटीएफ है, एफएटीएफ, तो इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑन मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। उसके बाद इसका जो हेड क्वार्टर है, तो आपको इसका हेड क्वार्टर याद रखना है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में, जो फ्रांस का कैपिटल भी है। उसके बाद एक और पॉइंट जो आता है, इसका 2 लिस्ट होता है, एक होता है ब्लैक लिस्ट और एक होता है ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट, तो पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है। उसके बाद एक और पॉइंट जो याद रखने वाला पॉइंट है, इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। अगर पूछ ले आपसे कि दोनों इसका मेंबर है, तो ऐसा नहीं है, इंडिया मेंबर है, पाकिस्तान मेंबर नहीं है। ये पॉइंट याद रखने वाला पॉइंट है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है, हमने एक लाइन में ही इसको लिख लिया, साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट। साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट, तो ऐसा लगे कि ये साउथ एशिया स्पेसिफिक बात किया गया है, तो ये किसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट होगा, तो ऐसा नहीं है, ये एक वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है। ये किसका रिपोर्ट है? वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है कि कमोडिटी मार्केट आउटलुक, कमोडिटी मार्केट आउटलुक, ये भी वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, ये किसी और का रिपोर्ट नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कि कासोवाल ब्रिज, कासोवाल ब्रिज जो अभी हाल ही में न्यूज़ में है, कि कासोवाल ब्रिज क्या अभी बना है, तो ये किस रिवर पे है? तो इसका सही उत्तर रावी रिवर है। तो आप इसको सीधा याद रख लें कि कासोवाल ब्रिज जो अभी हाल ही में बनाया गया है, तो वो किस रिवर पे है? रावी रिवर पे। इसको बनाया कौन है? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। कौन बना है? BRO। BRO किस मिनिस्ट्री में आता है? तो डिफेंस मिनिस्ट्री में, डिफेंस मिनिस्ट्री में आता है BRO। BRO किस मिनिस्ट्री में आता है? डिफेंस मिनिस्ट्री में। अब एक चीज़ देखिए कि BRO को बनाया कब किया था। अगर आपको एक फैक्ट याद रखना है, तो छोटा सा एक फैक्ट है, 1962 में BRO को बनाया गया था, ठीक है। पहले हो गया कि ये जो कासोवाल ब्रिज है, तो इसको बाद में देखते हैं, उसका आंसर तो रावी है, लेकिन एक जो BRO इसको बनाया, ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। ये बना कब था? 1962 में। कौन से मिनिस्ट्री में आता है? तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो ये कासोवाल ब्रिज है, वो रावी पे हो गया। तो अब रावी जो जिस रिवर सिस्टम का पार्ट है, तो वो इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है। लाइक ये जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है। इसमें से जो रिवर सब निकलता है, तो ये जो सिस्टम है, पांच रिवर है, 5 रिवर इंडस को छोड़ करके। तो अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर देखें, तो इसमें सबसे पहले हो जाता है इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज।
तो इंडस को छोड़ देते हैं। ये देखिए, झेलम, चेनाब, रावी, झेलम, चेनाब और रावी, तीन, इंडस, झेलम और चेनाब, ये तीन रिवर। तो एक इंडस वाटर ट्रीटी है। क्या है? इंडस वाटर, सॉरी, इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, ट्रीटी। तो ये कब बना था? 1960 में। ये याद रखने वाला बात है। अभी जो अपने लोग पढ़ रहे थे कि बीआरओ कब बना था, तो वो 1962 में था। और इंडस वाटर ट्रीटी कब बना था? 1960 में बना था, यानी 1960 में बना था। इस ट्रीटी में कहा गया था कि ये जो अभी 6 रिवर हमने बताया, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, तो ये ऊपर का 3 रिवर पे पाकिस्तान को जितना भी पानी यूज़ करना हो वो यूज़ कर सकता है, अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ कर सकता है वो पाकिस्तान। तो इसको वेस्टर्न रिवर भी बोला जाता है, वेस्टर्न रिवर यानी पश्चिमी नदी। और ये जो रावी, ब्यास और सतलुज है, इसको ईस्टर्न रिवर बोला जाता है। तो अभी इंडिया किस पे ब्रिज बनाया है? तो वह है रावी पे। तो रावी ईस्टर्न रिवर में आता है और इंडिया इस पे अनरिस्ट्रिक्टेड, यानी कोई भी दिक्कत नहीं हो, इंडिया किसी कुछ भी करना चाहे तो ये इस रिवर पे कर सकता है। तो अभी जो कासोवाल ब्रिज बनाया है वो किस रिवर पे बनाया है? वो रावी रिवर पे बनाया है। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो ये एक बार फिर से, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये रिवर भी पाकिस्तान जाती है, ये भी पाकिस्तान जाता है, ये भी पाकिस्तान जाता है, ये भी पाकिस्तान जाता है फाइनली। और बाद में जाके इंडस से मिल जाता है, वो अलग बात है, लेकिन वो पाकिस्तान जाता है, ट्रांसबॉन्डेड रिवर है। ये ब्यास, ये इंडिया में ही फॉलो करता है, ये पाकिस्तान नहीं जाता है, और ये भी पाकिस्तान जाता है। तो अगर आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना हो तो ब्यास रिवर पाकिस्तान नहीं जाता है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखें। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो एक और मिलता जुलता इसी से रिलेटेड है, जैसे कासोवाल ब्रिज जो बनाया, जो बीआरओ बनाया, और बीआरओ कब बना था? 1962 में, ये देख लिए। उसके बाद एक प्रोजेक्ट चेतक जो रोड बनाया, बीआरओ बनाया है, तो वो एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया है, जिसको प्रोजेक्ट चेतक भी बोलते हैं, वो याद रखना। अगर पूछ ले कि प्रोजेक्ट चेतक किससे रिलेटेड है, तो वो बीआरओ का प्रोजेक्ट है, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। उसके बाद है छठा क्वेश्चन, एक सेकेंड, छठा क्वेश्चन इसमें है कि ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर एक रिपोर्ट है। ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर एक रिपोर्ट है। तो सबसे पहली बात, ये निकालता कौन है? तो ये सिप्री नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, ये निकालता है ये रिपोर्ट। पहली बात तो ये याद रखने वाला है, कौन निकालता है? सिप्री। और इसमें देखने वाली क्या बात है कि सिप्री ये कहाँ पे है, ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, ये जो रिपोर्ट निकाला है। पहले तो आपको ये रिपोर्ट का नाम याद रखना है कि ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री, यानी क्या ट्रेंड्स रहा है मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर करने में, तो ये मेनली उसको एनालाइज करता है। तो ये सिप्री स्वीडन बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। स्वीडन, स्वीडन कहाँ पे है? तो स्वीडन यूरोपियन कंट्री है, इसको स्कैंडिनेवियन कंट्री भी बोलते हैं। ये यहाँ पे 3 कंट्री है, तो यहाँ पे नॉर्वे, ये स्वीडन और यहाँ पे फिनलैंड है। तो ये सब स्कैंडिनेवियन कंट्री है। तो ये स्वीडन बेस्ड सिप्री ऑर्गेनाइजेशन है। ये कौन सा रिपोर्ट निकालता है? ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019। तो इसमें कहा गया कि सबसे ज़्यादा मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर कौन करता है? तो सबसे ज़्यादा करता है यूएस, उसके बाद चाइना और उसके बाद इंडिया। तो ये इस वजह से याद रखने वाली चीज़ है, सबसे पहले यूएस, सेकेंड नंबर पे चाइना और थर्ड नंबर पे इंडिया। उसके बाद 7th नंबर क्वेश्चन, डिजिटल मैप, मून का डिजिटल मैप क्रिएट किया गया है, जो ये पहली बार है। इससे
मून की एक्सप्लोरेशन में मून पे जो मिशन भेजा जाएगा नासा के द्वारा या इसरो के द्वारा या अदर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो मून के स्टडी में काफ़ी आसानी होगी। तो ये कौन मून का डिजिटल मैप प्रिपेयर किया है? तो USGS। तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे। एक ये है, उसके बाद नासा के बारे में पता है, तो एक USGS, एक नासा और एक और इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है लूनर प्लानिटरी इंस्टीट्यूट। तो तीनों मिल करके ये मैप क्रिएट किया है, डिजिटल मैप ऑफ मून। तो USGS यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे, नासा और उसके बाद लूनर प्लानिटरी इंस्टीट्यूट। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन। तो 8वां क्या है कि फेलूडा, ये कोई खाने वाला फेलूडा नहीं है, ये फेलूडा रिसेंटली सीन इन न्यूज़, ये क्या है? तो फेलूडा क्या है कि जैसे अभी और पूरे दुनिया में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में, पूरे दुनिया में कोविड-19, पता है कि कोविड-19 हर जगह फैल चुका है। तो इसका टेस्ट पहले काफ़ी महंगा होता था और काफ़ी टाइम लगता था, उसका रिपोर्ट आने में टाइम लगता था, 3 से 4 दिन 5 दिन इस तरह का टाइम लगता था। लेकिन इंडिया का जो लार्जेस्ट साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है CSIR। क्या नाम है? CSIR। तो ये किट बनाया है, टेस्ट किट फेलूडा क्या है? कोविड के टेस्ट का एक किट है, ठीक है, कोविड-19 टेस्ट किट, ठीक है, ये फेलूडा। एक ये इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली है, और ये CSIR बनाया है। अब इसके बारे में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन जानते हैं। ये क्या है? CSIR। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि CSIR कब बना था, अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं भी पता है तो आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम बता देते हैं कि ये CSIR 1942 में बनाया गया था। एक बात ये याद रखने वाली है। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि इंडिपेंडेंस के बाद यानी स्वतंत्रता के बाद बना है या 1970 के बाद बना है, 1990 के बाद बना है या हाल फिलहाल में बना है, तो ऐसा नहीं है, ये 1942 में ही बना था। एक बात ये याद रखने वाला है। और उसके बाद अगर पूछ लिया जाए कि इसका हेड कौन होता है, इसका चेयरमैन कौन होता है, तो इसका चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर। ये दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखने वाला है। कब बना था? 1942 में। इसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। अगर आपसे पूछ ले कि ये कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, तो वैसे ये कोई मिनिस्ट्री में नहीं आता, ये ऑटोनोमस बॉडी है। लेकिन इसको जो फंड करता है, जो इसको रिसर्च के लिए पैसा देता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, यानी विज्ञान मंत्रालय, या हिंदी में जो भी कहते हो वो विज्ञान मंत्रालय ऐसे याद रख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो CSIR किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? वैसे वो कोई मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता है, कोई मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता है वो, लेकिन उसको फ़ंड कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आपको एक बात पता चल गया, बना कब था? 1942 में, यानी इंडिपेंडेंस से पहले। हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। और उसके बाद ये कौन से मिनिस्ट्री इसको फ़ंड करता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री इसको फ़ंड करता है। अगर इससे आगे पूछ लिया जाए कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, अगर पूछ लिया जाए बाई चांस, तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो इससे इतना जानकारी आप याद रखें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपको पता चल गया कि फेलूडा क्या है। ये कोरोना वायरस का टेस्ट किट जो ईज़िली और लो कॉस्ट में और कम टाइम में, लेस टाइम में ये टेस्ट को कंडक्ट किया जा सकता है। बनाया कौन था? CSIR बनाया था। उसके बाद CSIR का हेड कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर। CSIR खुद कब बना था, वो ऑर्गेनाइजेशन कब सेटअप हुआ था? तो वो 1942 में सेटअप हुआ था।
और उसके बाद ये कौन से मिनिस्ट्री उसको फ़ंड करता है, साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री। अगर पूछ लिया जाए कि वो कौन से मिनिस्ट्री में आता है, तो वैसे वो कोई मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन उसको साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री उसको फ़ंड करता है। तो इस वीडियो में इतना ही है, आप लोग इसका नोट्स बनाएं और तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय।